वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट के क्या होता है बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एल, है ना। यस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम एल स्क्वायर, ये आ जाएगा के का वैल्यू। क्वेश्चन 5 तक और 3, क्वेश्चन 6 से 11, 10 से पहले कोई और क्वेश्चन 10 भाई के पास उधर देखिए यार, मना थोड़ी करेंगे उधर। क्वेश्चन 10 में बोला है वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। बेटा मैंने एक बात बताई थी, टाइम पीरियड जब निकालना होगा ओमेगा क्या होगा। अब ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है y बराबर 10, इसमें ओमेगा कितना है 20, क्योंकि ओमेगा t के साथ मिलता है और ओमेगा यहाँ 20 है। टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई बाय 20 है ना। क्वेश्चन 16 तक 16 तो सर हो गया, लेकिन सर यहाँ पे ये जो बोला है ना, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ पे ना ओशन ऐसे भी जिसको करें ना 4a से जा, मतलब 4a से जा रहा है t, तो एक में जाएगा कितना, और यहाँ पे बोला है 90, मतलब a में जाएगा कितना t/4 ऐसे क्या है, t/4 सर पाई को रिप्लेस करना ऐसे भी आएगा। देखिए सर आपने ये तो काल में ये तो सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे भी t/12 बोला है, तो हम तो इसको ऐसे भी करें, मतलब 4a में जा रहा है t में जा रहा है 4a, तो ये गलत कर रहा है। तू जो बोल रहा है ना, ये दोनों सवालों में पहली लाइन गलत बोल रहा है। नहीं समझा ना, मैं समझाता हूँ। ये क्या मान के चल रहा है, हमने टाइम पीरियड वगैरह पे कहां से सीखा बेटा, एंगल से, और क्या कहा कि पूरा 360 डिग्री माने 2 पाई चलने में समय लगेगा, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जाना यानी 90 डिग्री यानी पाई बाय 2 एंगल में समय लगेगा t/, ये वाली बात है। और ये वाला कॉन्सेप्ट ही हमें इस्तेमाल करना है। भाई क्या कर रहा है कि यहां से यहां जाना, यहां से यहां जाना, पूरा 4a चलना है, 4a में समय लगता है t। अब इनका कहना है कि a चलने में यानी मेन पोजीशन से यहां तक जाने में समय लगेगा t/, ये यहां तक सही है। यहां तक क्यों सही है, क्योंकि चारों एंगल, चारों सेक्शन क्या है 90-90 डिग्री के, तो एंगल भी सेम और दूरी चली गई दूरी भी, इसलिए यहां से ये रिलेशन फिलहाल सही आंसर दे रहा है। पर यहाँ से यहाँ बीच में जब हम चलेंगे 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री, तो ये अलग अलग डिस्प्लेसमेंट देगा, यानी ये रिलेशन हम ओवरऑल यूज ना करें। तो ओवरऑल ये रिलेशन अपन यहाँ यूज ना करें, जब भी सॉल्व करें टाइम निकालना हो फेज एंगल की मदद से ही निकालें। यस। उसके बाद क्वेश्चन है 12 नंबर में हम एसएचएम की बात कर रहे हैं। एसएचएम में होता क्या है, एक्सेलरेशन -x के प्रोपोर्शनल, और उसको क्या लिखते हैं a बराबर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा यहाँ पर कोई कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही चीज अगर अपन चारों ऑप्शन में देखें तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट मुझे क्या चाहिए होता है, माइनस, और दूसरा x पावर 1, और उस माइनस और x पावर 1 के प्रोपोर्शनल होना चाहिए मेरा एक्सेलरेशन। यहाँ ऑप्शन 1 में देखेंगे तो माइनस मिसिंग है, ऑप्शन 4 में देखेंगे तो भी माइनस मिसिंग है, ऑप्शन 2 और 3 बचते हैं जिनमें माइनस है, ऑप्शन 2 में यहाँ x² भी है, इसीलिए x² वाला भी फंक्शन एसएचएम नहीं होगा, एसएचएम होगा सिर्फ थर्ड वाला फंक्शन। अब इसमें आप देखेंगे कि सर ये x प्लस a ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इससे बस इतना सा होगा कि जब एक्सेलरेशन को 0 करेंगे ताकि मीन पोजीशन पता लगे, तो वो मीन पोजीशन x बराबर -a पर आ जाएगी। सर अरे मीन पोजीशन के लिए एक्सेलरेशन को 0 कर देंगे, जैसे मीन पोजीशन के लिए एक्सेलरेशन को 0 करेंगे उसमें मीन पोजीशन की वैल्यू x जो आएगी वो -a आ जाएगी। ऐसा होगा ना, x प्लस a बराबर 0 और x बराबर -a, यही हो जाएगी हमारी मीन पोजीशन। तो होगा प्रॉपर थर्ड वाला ही एसएचएम। क्वेश्चन नंबर 15 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 26। एक एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर
और जिस लाइन पर ये एसएचएम हो रहा है उस लाइन की टोटल लंबाई क्या है 4 सेंटीमीटर, यानी ये रहा एसएचएम का लाइन और ये टोटल लंबाई यहाँ पर क्या है 4 सेंटीमीटर, जहां बीच में क्या होगी मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम ये नेगेटिव एक्सट्रीम, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा 2 सेंटीमीटर। यस सर। इसके बाद क्या बोला है इफ वेलोसिटी एट मीन पोजीशन इज 12, तो मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है क्या वो मैक्सिमम होती है, उसकी वैल्यू ओमेगा ए होती है, ए की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू रख दी 2, वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है 12, तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा 6। ये जो 2 है कहां से आया, ये पूरा कितना है 4, एम्पलीट्यूड क्या होता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, तो मीन पोजीशन से उधर का 2 ही होगा, पूरा आधा का होगा, अरे 3 के जब जब ये टोटल 4 दिख रहा है तो आधा सा होगा ना, तो एम्पलीट्यूड तो यदि ये टोटल लेंथ कितनी होती है 2 है, 2 है बराबर 4, तो ये बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक। 31 में अपने को ग्राफ दिया है बेटे, इस ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ भी वेलोसिटी का, वेलोसिटी मैक्सिमम से शुरू हो रही है इस तरीके से, ग्राफ में वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, फिर 0, फिर मिनिमम, फिर 0, फिर यहाँ तक आने में एक कंप्लीट साइकिल पूरी हो गई कि नहीं? यस सर। तो ये टाइम पीरियड क्या पीरियड टी के बराबर आ जाएगा? यस सर। और टाइम पीरियड अगर यहाँ से पता है तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t होगा। 32 में क्या है, x की जो वैल्यू है ना ये है 3 sin 2t प्लस 4 cos 2t, और हमें बताना है इस फंक्शन का एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ। तो आप जानते हैं ये दोनों एसएचएम को पहले तो मुझे क्लब करके एक सिंगल एसएचएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए मैं फेजर बनाता हूं, मैं साइन फंक्शन के साथ यहाँ कितना लिखूंगा कॉस फंक्शन मतलब 90 डिग्री पे 4, दोनों का रिजल्टेंट 5, ये वाला एंगल 53 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट एसएचएम इन दोनों का रिजल्टेंट आ चुका है वो आ चुका है 5 sin 2t प्लस 53 डिग्री, ये हमारा रिजल्टेंट एसएचएम आ गया, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 5, और वेलोसिटी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है ओमेगा ए, ओमेगा कितना है 2 और ये कितना है 5। क्वेश्चन 35 तक और कोई 37 से 40 38 में बोला है x मैंने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो जब मैं ये टाइम 1.5 ऐसे के ऐसे ही उस इक्वेशन जो ऊपर नीचे उसमें रखूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी x की वैल्यू, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा उसको -5 है। हां सर डिस्प्लेसमेंट -5 है, बाकी सब सही है, नहीं -5 का है ना फॉर्मूला क्या, क्योंकि सर वो cos x वास्ते है कद्दू है 180। मेरा देखिए इक्वेशन क्या दे रखी है x बराबर 5 sin नहीं cos और 2 पाई, t की वैल्यू कितनी 1.5 प्लस 5, 1.5 को 2 से गुणा कर 3 पाई और पाई 4 पाई, और 4 पाई क्या होता है, अब ध्यान से सुन ले, ध्यान से सुन, ये 0, अरे ये 0, यस सर, 2 पाई घूम के फिर से 0, और एक और 2 पाई यानी 4 पाई घूम के फिर से 0, यानी 4 पाई किसके बराबर होता है 0, और cos 0 कितना होता है 1, तो कितना आएगा +5, सही है। फिर बात आती है x की वैल्यू आ चुकी है बेटा, मुझे वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है तो मैं ये फार्मूला लगा लूं ओमेगा टर्म a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो x की वैल्यू 5 रख दूंगा, एम्पलीट्यूड कितना है 5, एम्पलीट्यूड भी 5, x की वैल्यू भी 5, तो वेलोसिटी 0, फिर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन के लिए माइनस ओमेगा स्क्वायर x की वैल्यू 5 और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई।
क्वेश्चन 40 तक और कोई क्वेश्चन 46 तक 48 में बोला है कि which of the graph between velocity and time is correct। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बताना है। 6 ग्राफ ऊपर बना रखे। आगे आप इसमें आप देखो कि इक्वेशन क्या दी हुई है, x बराबर a cos ओमेगा t। क्या होता है इसका मतलब? x बराबर a cos ओमेगा t का मतलब क्या होता है? वन से नहीं, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। बोलेंगे x बराबर a cos ओमेगा t है, मतलब 90 का फेज एंगल इनिशियली है, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है, और पॉजिटिव एक्सट्रीम से अगर शुरू हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी? 0। यानी शुरुआती वेलोसिटी शुरुआत पे कहां से की? पॉजिटिव एक्सट्रीम से, और पॉजिटिव एक्सट्रीम पर t बराबर 0 पर वेलोसिटी क्या नहीं होगी? 0। तो आप वो ग्राफ चुनिए जो 0 से शुरू हो रहा है। तो बताओ 0 से शुरू होता है कौन सा ग्राफ? ए भी है और सी भी है। सी क्यों हो जाएगा? नेगेटिव। बिल्कुल। चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा है x बराबर a cos ओमेगा t, और आपको ग्राफ बनाना है वेलोसिटी और टाइम का। ज्यादा बढ़िया उपाय तो क्या है, परम सत्य स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले आप xt का ग्राफ बना लो। इसको देखकर xt का ग्राफ कोई बता सकता है? बताओ। cos का ग्राफ बनेगा। आगे ना, ये किसका ग्राफ हो गया बेटा? xt का। किसके अकॉर्डिंग? a cos ओमेगा t के अकॉर्डिंग। और हमें किसका बताना है? वेलोसिटी। तो x के ग्राफ से कितना आगे होता है वेलोसिटी? 90 डिग्री आगे होता है वेलोसिटी। यस सर। यानी ये किसका ग्राफ हो गया? वेलोसिटी। आई बात है? यस सर। क्वेश्चन 50 तक। अरे नहीं आएगा बात समझ में दादा? वो भी आना पड़ता है। इसकी बात बता रहा हूँ, समझ आया कि नहीं आ गया? 50 तक, 55 तक, 55 तक, 60 तक, 66 तक। 66 बोलेंगे दादा। 66 तक। नो चल सर, डिस्प्लेसमेंट और एक्सप्रेसिव के अंदर जो फेस टू फेस रेडियन में आई होता है, 2 का आंसर करेक्ट कर ले। करेक्ट में तो 2-3 है तुमने पूछी, अभी तो पूछा सर आपको, एक ही पूछा है ना, और एक है सर मॉड्यूल लेकर नहीं है। और पीएलपी निकालो। पीएलपी नहीं है 57 का, 57 का। अब 57 कौन सा मुझे नहीं पता है। सर हम लेते हैं ना देखिए सर, इसमें आंसर 57 में सही है। सही है। 7 होना नहीं 11 होगा। एक करेक्शन इसमें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। यस सर। आप आए हो जाएगा। नहीं तो शायद ये में रहा होगा। इसमें तो ये है। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा था भाई तू? 57 17 की बात कर। 17 ठीक है, इसके अलावा फिर ये भी कुछ करेंगे। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं अपन। यस सर। लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक किया था? लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक किया था बताओ? सर मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब जैसे पूरा मेरा बोला जाता है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से 1 होगा।
दोनों का एक ही होगा। इसके पिछले कोड है जिसकी पूरा मान लिया 4 बार इसकी क्या पहला इक्वेशन क्वेश्चन देखो मतलब डिस्टेंस स्पेशल अलग वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इक्वल टू maximum distance from the mean position of the particle वो एक ही होगा और डिस्टेंस तो सर 4 होगा देखो टोटल डिस्टेंस इन वन साइकिल होगा 4 है तो मैक्सिमम भी बोला मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन ए ही होगा चल पकड़ यार तो धीरे पता नहीं बातें करते हैं तो लिखते हैं शुरुआत में सवाल की शुरुआत ऐसी है कि अपने को क्या दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी यू का फंक्शन दिया हुआ है ना और फिर सवाल में पूछा है मीन पोजीशन टाइम पीरियड और बहुत सारी बातें तो मीन पोजीशन के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है अभी तक कि इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि मीन पोजीशन को जहां नेट फोर्स इससे कम इससे ज्यादा हमने कुछ अलग नहीं जाना हमने हमेशा इस बात को फॉलो किया है कि मीन पोजीशन निकालने के लिए हम नेट फोर्स को 0 कर देंगे और फोर्स तो दिया नहीं तो क्या करना है जब भी इस तरीके की बातें हो और आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक फंक्शन दिया गया हो तो सबसे पहले आप फोर्स निकाल लेंगे और पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालने के लिए ये किया जाता है F is equals to minus du by dx तो जैसे अगर यहाँ पर मैं बात करूं फोर्स निकालना है तो माइनस अपनी जगह रहने दो du by dx यानी उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन तो 10 का डिफरेंशिएशन 0 और x minus 2 पावर 2 x minus 2 पावर 2 का डिफरेंशिएशन 2 आगे और x minus 2 की पावर 1 तो यहाँ से f बराबर जो आ जाएगा ये आ जाएगा -2x माइनस माइनस प्लस का है ना तो सबसे पहले आपने यही काम किया कि u जो दिया हुआ था उसको डिफरेंशिएट करके माइनस साइन के साथ आपने f के बराबर करा अब आगे की चीजें आपको देख सकते हो x इक्वल्स टू इक्वेशन को सॉल्व कर
नहीं पहले तो हम मीन पोजीशन की बात कर लेंगे, f को 0 रख देंगे और यहाँ से x बराबर 2, ये आगे हमारी मीन पोजीशन। टाइम पीरियड के लिए हम हमेशा किस पर फोकस करते हैं, ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट। यहाँ मास कितना है, 2, और k कितना है, k कितना है, 2, कहां से, माइनस k जो होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है, s बराबर माइनस के एक्स, जिसको रीड करते हैं। तो k की वैल्यू 2 है, m भी 2 दिया हुआ है, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट k बाय m, अंडर रूट 2 बाय 2, और टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये आंसर आ जाएगा। आगे 16 कैसे पता किया, पूरा तो 26 बोला, पूरा 26 है, उधर से 10 है, मतलब उसके मीन पोजीशन पर, उसका मीन पोजीशन पर यू नॉट 10 हो गया, कैसे पता, क्योंकि सर x मतलब मीन पोजीशन पर 2 है, उधर से जब पुट करेंगे बिल्कुल सही। कि हम यहाँ पर क्या पूछना चाहते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इस एसएचएम के पाथ पर आप जानते हैं कि जहां मीन पोजीशन होती है वहां काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम, और उस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, यू नॉट। तो आपको यहाँ पर इतना ध्यान देना था कल जो हमने बातें की उनमें, कि मीन पोजीशन पर ही पोटेंशियल एनर्जी उसी को, तो क्या यहाँ पर मीन पोजीशन x बराबर 2 पर है, क्या x बराबर 2 पर है, यानी x बराबर 2 पर ही जो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे वो u नॉट ही आएगी। तो उस दी गई इक्वेशन u बराबर 10 प्लस x माइनस 2, जो ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू क्या रख दो, तो यही u क्या आ जाएगा, u नॉट 10 प्लस 2 माइनस 2, कितना आ गया, 10। टोटल मैकेनिकल एनर्जी को क्या लिखते हैं, हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट बराबर 26, उसमें से यू नॉट कितना है, 10, तो हाफ के ए स्क्वायर बराबर 16, और हाफ के ए स्क्वायर की क्या है, के की मैक्स। ये भी हो गया हमारा काम। अब एम्पलीट्यूड निकालना है, किससे लिख लेगा एम्पलीट्यूड, इसी से निकल जाएगा, क्योंकि हम के की वैल्यू कितनी जानते हैं,
तो 2 से 2 तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर 16 तो ए बराबर 4। फिर क्या पूछा अंत में एक्सट्रीम पोजीशन के लिए इस स्ट्रेट लाइन पाथ पर हम यहाँ बीच में मीन पोजीशन बनाएंगे ना। कहाँ है मीन पोजीशन? एम्पलीट्यूड कितना है? यानी यहाँ से 4 ही आगे जाना है, 4 ही। तो जब 4 आगे जाएंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे? 4 पीछे जाएंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे? -2। तो दो किनारे कौन कौन से आ गए? 6 और -2 आ गए। यू से ये तो मुख्य मुद्दे को ही बात में दोबारा क्यों पूछता है? एक बात समझा दे, मतलब जो पूरी सवाल में बताने लायक जो बात होती है तो वही अंत में जाके बोलता है कि एक बार और बता दो। क्या बता तो सुनता नहीं पूरे सोल्यूशन पे जहां फोकस करना है। सुनता है तो तुमको बात समझ आनी चाहिए ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी मुझे पता है ना कि वो चीज बच्चों को नॉर्मली समझ नहीं आती है, तो उसको मैंने 2 बार रिपीट किया। थोड़ा सा फोकस ध्यान दो। यहाँ हमने बात जैसे शुरू की, मैं अपने शब्द दोबारा से सेम टू सेम वही रिपीट करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, हम जानना क्या चाहते हैं? मैक्सिमम से काइनेटिक एनर्जी। फिर हमने क्या कहा, जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है पोटेंशियल वहां मिनिमम, और हम मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या पाते हैं? उसी का नाम क्या होता है? यू नॉट। और वो चूंकि u नॉट मेन पोजीशन पर होता है, इसीलिए हम u की दी गई इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रख देंगे, और x की वैल्यू 2 यानी मेन पोजीशन में रखे जाने पर जो u आएगा वही u क्या आएगा? u नॉट। और वो सॉल्व हो आ गया, कितना आ गया? 10। ये कहा
से पढ़ लेंगे सर पढ़ लेते हैं डॉक्टर सीखा तो ठीक ही है जो चेक करेगा बोर्ड ठीक है ऐसा कि इसको आधे घंटे पढ़ ले तो मतलब आपको सुकून आ जाएगा बाकी समझ तो आई है बाबू हाँ इस सवाल को देखो ठीक है इक्वेशन तो 4 आ गए एम्पलीट्यूड क्लास 2 एम्पलीट्यूड कैसा सर 6 एम्पलीट्यूड ठीक है एक्शन पोजीशन सर -2 तो दे ही रखा है चक्का मतलब ये नेक्स्ट इक्वेशन में 10 हाँ दो आएंगी एक तो ये खुद -2 हाँ यस ये इक्वेशन के लिए आप समझ गए पहले फोर्स निकालना पड़ेगा और F बराबर -du/dx करना पड़ेगा और F बराबर -du/dx करेंगे 10 का डिफरेंशिएशन 0 फिर -40 फिर प्लस का 10x और F बराबर -10x + 40 ये हमारे इस फोर्स की इक्वेशन हो गई जिसमें मीन पोजीशन के लिए F को 0 रख देंगे तो -10x + 40 x बराबर 4 फिर बात आती है एम्पलीट्यूड के लिए तो हम ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट लाइन जिसमें लिख देंगे मीन पोजीशन बीचों बीच जहां x बराबर 4 पाया जाएगा फिर कहा गया कि इस पार्टिकल को रिलीज किया है x बराबर -2 से तो x बराबर -2 यहां पर कहीं पर लिखूंगा और मुझे पता है कि जहां से रिलीज किया है वहां पर वेलोसिटी 0 बोल दी गई है रेस्ट और जहां वेलोसिटी 0 होती है वही क्या होता है एक्सट्रीम पॉइंट होता है तो बताइए इस मेन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पॉइंट तक की दूरी कितनी है 6 और यही 6 क्या कहलाता है एम्पलीट्यूड और मजे की बात कि इस मेन पोजीशन से आगे भी इतना ही जाना होता है तो यहाँ 4 से जब चलकर 6 आगे जाएंगे x बराबर 10 पहुंचेंगे तो दो किनारे आ गए 10 और -2 ठीक है देखो फटाफट चले अगला हेडिंग लिखेंगे
क्या होता है यहाँ पर प्रिंटिंग इन कंडीशंस में कि बेटा आप पहले तो यहां से इसे रिलेट करो। एक वायर है, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इस वायर की ओरिजिनल लेंथ एल है, इसका जो मटेरियल है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई, जेंस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और वी आर अप्लाइंग अ फोर्स एफ ऑन दिस वायर, और ड्यू टू दिस फोर्स यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेवलप होता है, और इसकी लेंथ में जो चेंज नजर आता है वो कितना, डेल्टा। तो यहां से हम क्या कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, जिसको हम एल एस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जो स्ट्रेन अपन बोल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाय एल। तो यहां से यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आप सीखते हैं, और यहां से एफ की वैल्यू हो जाती है ए वाई बाय एल इंटू डेल्टा एल, जहां ये डेल्टा एल इस वायर में आई हुई क्या है, डिफॉर्मेशन है, किसके कारण, इस फोर्स के लगाए जाने के कारण। जहां एल उसकी लंबाई निकल कर आई थी, ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और वाई उस मटेरियल का इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट था। अब हम यहां पर इसको कंपेयर करते हैं कि अगर मान लो यहां पर ये एक स्प्रिंग के साथ कंपैरिजन किया जाए, एक स्प्रिंग जिसकी नेचुरल लेंथ एल है, और जब इस स्प्रिंग के इस सिरे पर एफ फोर्स लगाया जाता है, इस एफ फोर्स लगाने के कारण इस स्प्रिंग की लेंथ में एक्सटेंशन आता है कितना, एक्स, और आप यहां पर मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या लिखते हैं, एफ बराबर एस, जहां ये एक्स ही क्या है, डिफॉर्मेशन, किसके कारण, लगाए गए फोर्स एफ के कारण। अब आप यहां पर इसको और इसको दोनों को कंपेयर करो, चाहे डेल्टा एल और एक्स डिफॉर्मेशन है, इसके कारण एफ के कारण, यहां से के को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं के बराबर ए वाई बाय एल, और यहां से ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और y जो इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहां से k इनवर्स प्रोपोर्शनल l आ जाएगा, और हम सीखते हैं, हम यहां से चेक करते हैं कि किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k और उस स्प्रिंग की लंबाई जो होती है वो एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, और यहां से हम ये भी कह सकते हैं k इंटू एल बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, इस कहानी का सार क्या है, मेरे पास सेम बिल्कुल उसी प्रॉपर्टी की एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को मैं खींचना चाहता हूं, एक्सटेंड करना चाहता हूं, और ये एक्सटेंशन कितना आसान होगा, कितना डिफिकल्ट होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ k। कि एक स्प्रिंग जिसे आप खींचना चाहते हैं, यदि उसके स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू ज्यादा है, तो आप जब उसे स्ट्रेच करोगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि वो कंपैरेटिवली एक टफर स्प्रिंग निकल कर आएगी, वो थोड़ी सी एक रिजिड स्प्रिंग निकल कर आएगी जिसका k क्या होगा, ज्यादा। और अगर k कम है तो उसको डिफॉर्म कराना कंपैरेटिवली क्या रहेगा, इजियर, कंपैरेटिवली आसान उसको स्ट्रेच कराना रहेगा। तो k की वैल्यू ज्यादा और कम होने से हमारे लिए उसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट करना उतना ही आसान या कठिन होगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ k। और हमें यहाँ पर ये रिलेशन निकलकर समझ कर आता है कि जो k है उस स्प्रिंग की लंबाई उस स्प्रिंग की एक्चुअल लंबाई के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी सेम कंपनी की सेम तरीके की दिखाई देने वाली स्प्रिंग अगर एक बड़ी लंबाई की ले लेता हूं और एक छोटी लंबाई की ले लेता हूं, तो यहाँ पर मुझे लंबाई के साथ k का रिलेशन क्या नजर आ रहा है कि जिसकी लंबाई छोटी है k उसका ज्यादा, जिसकी लंबाई बड़ी है k उसका कम है, और जिसका k कम है उसको खींचना पिचकाना आसान है। तो इसको यूं समझिए कि दो सेम तरीके की स्प्रिंग्स हैं, एक बड़ी वाली स्प्रिंग मान लिया 20 सेंटीमीटर की, एक छोटी वाली स्प्रिंग मान लिया 10 सेंटीमीटर, और दोनों को मैं 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करना चाहता हूं।
तो किसमें आसानी से हो जाएगा? 20 वाले में आसानी से 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यस सर। वही छोटे वाले में थोड़ा डिफिकल्ट है। कब करें? तो आपके यहां से क्या समझ में आती है कि हायर दी लेंथ, ज्यादा बड़ी लेंथ, लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ k, और उसका रिलेशन यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शनल हम देख पा रहे हैं। और इसी रिलेशन के साथ हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिए। सबसे इंपॉर्टेंट फिर से देखो, इनवर्स समझ आ रही बात? है ना? तो इस मुद्दे को हम मैथमेटिकली कैसे यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये कंपनी की स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K और उसकी कुल लंबाई L है। और हमने क्या किया है, इस स्प्रिंग को 3 बराबर टुकड़ों में काट दिया। और जैसे 3 बराबर टुकड़ों में काटा, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा बराबर ये हो गया और एक टुकड़ा बराबर ये हो गया। तो अब हर एक टुकड़े की लंबाई कितनी लिखूंगा? अब इसकी और इसकी तुलना करूं। इसकी लंबाई K, इसकी लंबाई इसकी 1/3, इसकी लंबाई इसकी लंबाई 1/3 छोटी हो गई है, लंबाई 1/3 छोटी हो गई है, तो K और वो भी इनवर्स फॉर्मूले, यानी 1/3 का इनवर्स, यानी लंबाई अगर घटकर 1/3 हो गई है तो K बढ़कर 3K, तो सभी का क्या हो जाएगा? यस सर। ये संबंध, ये रिलेशन अपने को समझ आना चाहिए। इसको और कैसे यूज किया जा सकता है, और ज्ञानवर्धक बातें कैसे की जा सकती है? तो यहां से हमने कहा हमारे पास 1, 2 और इस तरीके की n स्प्रिंग्स हैं। हर एक स्प्रिंग की लंबाई L है और स्प्रिंग कांस्टेंट K है। और हमने क्या किया है, इन सारी स्प्रिंग्स को वेल्डिंग करके जोड़कर ऐसे बड़ा सा कर दिया, सारी स्प्रिंग जोड़ी, तो कुल लंबाई क्या हो गई होगी? कुल लंबाई एक स्प्रिंग की ऐसी कितनी है, तो टोटल लेंथ L हो जाएगी। अब आप कंपेयर करो इसको और इसको, कि यहाँ इसकी लंबाई n गुना ज्यादा, यानी लंबाई इसकी ज्यादा है कि नहीं है? लंबाई ज्यादा है तो ये लंबाई कितने गुना ज्यादा है? तो यहाँ पर गुना कम हो जाएगा। ये रहता है। एक और सवाल के साथ बात आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे यहाँ पर है एक स्प्रिंग, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K, लंबाई L, और यहां पर क्या किया गया कि इस स्प्रिंग को दो पार्ट्स में जिनका रेशियो 2:3 है, और आपसे कहा गया कि अब चूंकि 2 टुकड़े हो गए, पहला वाला टुकड़ा ये वाला, दूसरा वाला टुकड़ा ये वाला, तो पहले टुकड़े का जिसको K1 बोल देंगे और दूसरे टुकड़े का जिसको K2 बोल देंगे, वो रेशियो K1 और K2 बताने हैं। ये रेशियो लंबाई का 2:3 है। तो ये पूरा लिखो और इसे सॉल्व भी करेंगे। पहले भी लो साथ के साथ।
देखा पहले बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन की बात करें केवल बता दो केवल 3 2 और 3 केवल सिर्फ 3 मतलब 3 नहीं तो मैंने रेशियो पूछा है मैंने केवल K2 पूछा है 3/2 अबे अजीब आदमी है मैं पूछ रहा हूँ K1 और K2 बता अभी K1 को K2 के टर्म में बता रहा है
तो K2 K1 के टर्म में बता देंगे। क्या करना है आपको यहाँ पर K1 भी K के टर्म्स में बताना है, K2 भी K के टर्म्स में। तो K1 बताओ। अरे बोलना। वो सर अच्छा ठीक है कौन सा K1 K1 आएगा 5/2 K यस सर और K2 आएगा 5/3 K। ये निकाल लो कैसा आएगा ध्यान से सुनना। आप बेसिक जो चीज थी वो मिस कर रहे हैं। मिस क्या कर रहे हैं वो आपने की कोशिश ही नहीं की कि कुल लंबाई कितनी है L, उसको कितने टुकड़ों में काटना है। तो यहाँ से पहले टुकड़े की लंबाई जिसको L1 वो कितना आएगा ध्यान से सुनना। पहले टुकड़े की लंबाई कितनी आएगी कि किसी लंबाई L को 2:3 में बांटना है। तो जो पहला वाला टुकड़ा है उसकी लंबाई हो जाएगी, रेशियो कितना है इस पहले वाले का 2, सम ऑफ रेशियो और टोटल जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरे वाले टुकड़े L2 की लंबाई कितनी हो जाएगी 3L/5। ये हो गई लंबाई। अब आप देखना L लंबाई वाले का K है, तो लंबाई यहाँ पर क्या हो गई है 2/5L हो गई है। तो यहां से इसका K कितना हो जाएगा, इनवर्स होता है L और K का वैल्यू। तो L कितनी हो गई 2/5, तो K कितना हो जाएगा 5/2 और L2 कितना हो गया है 3/5L, तो K2 कितना हो जाएगा 5/3। ऐसा ठीक। इसको अगर और साधारण आसान भाषा में समझाऊं तो वो भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो कि आपने यहाँ पर पिछली स्लाइड्स में क्या बात की कि K into L क्या रहेगा कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखें इस वाली ओरिजिनल स्प्रिंग के K into L की वैल्यू K की जगह K, L की जगह L रख दिया। अब इसमें से जो पहला टुकड़ा हुआ है इसका K1 पता करना है और उसकी लेंथ कितनी निकाल चुके हैं 2L/5 और L से L और मुझे K1 पता करना है तो K1 क्या हो जाएगा 5K/2। भाई बात समझ, ऐसे भी अपन कर सकते हैं। और बात ये करना फ्लिप ही है, जब फ्लिप ही करना है तो L अगर 2/5 है तो फ्लिप करके 5/2 ज्यादा बढ़िया। देखा उधर तो आगे बढ़ लो। लड्डू कौन कौन निकल रहा है आजकल में, मतलब संडे तक में? अगले मंडे से कौन कौन बचेगा? सभी बचेंगे। बहुत बड़ी शुभ लोग क्या से झूठ बोल के लेने जाएगा ये, वो तो छुट्टी में नहीं जाना पढ़ोगे हम आइस लाना पड़ेगा। ट्रेन नहीं मिलता तो क्या करें? नहीं बिल्कुल चाहिए। अब आज तो आपको लाइव घूमने पढ़ना होगा तो वहां भी पढ़ी लोगे। हाँ वही बात है ना, पढ़ना होगा तो वहां भी पढ़ेंगे। चलो यहाँ पर देखो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और ये काम हम वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके होते हैं कि जब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं तो ½ x² लिखा जाता है। हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इसे अपनी कुछ इंफॉर्मेशन के साथ कि इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को मैं फोर्स और K के टर्म में कैसे लिख सकता हूं।
तो मैंने बिल्कुल उसी पर्पज से पहले तो लिख दिया कि F बराबर KX। फिर पोटेंशियल एनर्जी को मैंने लिखा हाफ के एक्स स्क्वायर, और मैंने यहां से के से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया, और जैसे के से ऊपर नीचे गुणा भाग किया, ऊपर बन गया के स्क्वायर एक्स स्क्वायर और नीचे बन गया 2k, और इस k और x को मिलाकर क्या लिख दिया f। तो यहां से क्या बन गया ये f स्क्वायर अपॉन 2k। तो हमने क्या सीखा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहां से आप चाहे तो इस प्रकार से हाफ के एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं और एफ स्क्वायर बाय 2k भी लिख सकते हैं। इसका उपयोग कहां होगा, इन मुद्दों पर बात करते हैं। इसका यूज यहां होगा बेटा, कहा जाएगा कि वी हैव टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2, और मैं जानना चाहता हूं उन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर की जाती है उसका रेशियो। और रेशियो जानने के लिए K1 K2 दिए होने के साथ दो प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। पहला प्रकार कि उन दोनों स्प्रिंगों में डिफॉर्मेशन यानी इलोंगेशन सेम हो, और इलोंगेशन सेम होने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा गया हो, तो अब क्या लिखेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे पहले और दूसरे में से? पहला या दूसरा? पहला। सेकंड वाला लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स बोला, डिफॉर्मिंग फोर्स का बोला है चक्कर। डिफॉर्मेशन मतलब एक्स सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे हाफ K1 एक्स स्क्वायर और दूसरे के लिए हाफ K2 एक्स स्क्वायर। एक्स दोनों में सेम, हाफ दोनों में सेम, तो कट पिट कर K1 बाय K2 आंसर आ जाएगा। वहीं अगर सवाल कुछ ऐसा हो बेटा, इन दोनों केसेस पर स्टार बता लेना, वहीं अगर सवाल ऐसा हो if applied forces are same, और अपने को पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताना है, तो कौन सा फॉर्मूला? सेकंड फॉर्मूला। और क्या लिख देंगे सेकंड फॉर्मूले में? हम बात करेंगे एफ स्क्वायर बाय 2k1, और दूसरे के लिए नीचे एफ स्क्वायर बाय, दोनों जगह एफ क्या यूज करना है सेम, और एक्स बाय 2 एफ बाय 2, और आ जाएगा क्या K2 बाय 2 के आ गया, 2 तो कट गया ना। देखो कल की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे ये बताओ। ये भी
इसमें मॉड्यूल का कौन अभी पूरा बनेगा नहीं, स्प्रिंग वाली केसेस बाकी है। यस सर, एनर्जी तक का हो गया है, स्प्रिंग का सर ईएमपी करना है, ईएमपी 1 2 3 करनी ये सर तैयारी से पहले खत्म हो जाएगी। हाँ हो जाएगा 4 लेक्चर और मानने वाले हैं, डिस्कशन के साथ 4 लेक्चर और 4 है भी सही हमारे पास। आज 6 हुए ना, मैक्सिमम हमें 10 तो 10 क्या के अरे क्यों नहीं होगा, छुट्टी रहेगी इसके बाद कहाँ छुट्टी मैं तो सैटरडे 6 की छुट्टी मान ले, 7 8 9 3 दिन को एक कल 8 को सर डेली है ना, 8 को डेली है हमारे तो क्लास में तो क्लास को क्लास हां वही सर, लेकिन आज भी कैसा है एक घंटा से मैं बताता हूं ना तुम्हें छुट्टी का आगे उनको लेके चलेंगे सर मंडे की छुट्टी है क्या? असल है बिल्कुल। कितना तारीख तक है क्या 10 क्लास 9 तारीख है, 9 तारीख तक पूरा है, 8 को भी, अरे 8 को भी 8:30 को भी है, 6 को भी है, 6 तारीख को 6 तारीख को, इसके बाद छुट्टी बस, यस इसके बाद 7 8 9 तीनों दिन है। क्या तो हो जाएगा, मतलब तैयारी के पहले दिन ये खत्म। हाँ मेरा हो जाएगा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर, पढ़ने के 3 दिन मान ले, और 3 दिन के अलावा 1 दिन डिस्कशन का मिला के 4 दिन में पूरा हो जाएगा। यस नहीं भी होगा तो मान लिया जाएगा, हो गया, नहीं हो जाएगा। सर लोग भी सच्ची भाई कुछ नहीं। अरे अजीब सा पैटर्न है चैप्टर्स का, मतलब बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन सा चल रहा है पिछले 2-3 सालों में। कह नहीं सकते कि कैसे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। काइनेटिक्स से 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, यूएनटी एक बार यूएनटी से 4-5 आ रहे थे, तो वो मतलब 2021 एग्जैक्टली जैसा सर्टेन है नहीं। ये होता तो ये 11वीं और 12वीं के मिला के 22 क्वेश्चन दोनों से आते हैं, अभी 50 आ रहे हैं, तो लगभग ऐसा होता है कि 23-24 क्वेश्चन तो 11th से और 25-26 क्वेश्चन के आसपास। अब जो 24 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो जाता है कि काइनेटिक्स से 5 आ गए और बाकी सारे चैप्टर के लिए बचे 20 क्वेश्चन या 19 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन, तो किसी से 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 1 आ रहा है, उसमें यूएनटी के 2-3 तो पक्के रहते हैं। तो काइनेटिक्स यूएनटी मिला के 8 क्वेश्चन 11 पढ़ाएंगे, और हम सिर्फ पुराने स्टैट्स को नहीं चल सकते, अभी भी कुछ भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर स्प्रिंग पेंडुलम के लिए। और सुनिएगा बेटा, स्प्रिंग पेंडुलम कैसे काम करता है, क्या हमें यहाँ से बातें समझ में आनी चाहिए। ये हमने सबसे पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल लिया। इस हॉरिजॉन्टल पर मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा सब लोग, और कान और आंखें दोनों इधर होने चाहिए। तो हमने कहा कि यहाँ इस स्प्रिंग को हमने फिलहाल इस तरीके से यूज किया, मासलेस स्प्रिंग है, यहाँ से जोड़ दी है, अभी इधर कोई ब्लॉक नहीं जोड़ा है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इस स्प्रिंग को क्या अभी आप कंप्रेस या स्ट्रेच देख रहे हैं या नहीं? नहीं। और अगर नहीं देख रहे कंप्रेस या स्ट्रेच, तो स्प्रिंग की इसी लंबाई को नेचुरल लेंथ कहा जाता है। और जब तक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, स्प्रिंग कोई फोर्स कभी भी नहीं लगाती है। स्प्रिंग फोर्स लगाती है कब? जब इसे कंप्रेस या स्ट्रेच कर दिया जाएगा। फिर हम यहां से अगर इस अवस्था में एक ब्लॉक इससे जोड़ देते हैं, तो जैसे एक ब्लॉक इससे जोड़ दिया, अब बताइए इस ब्लॉक पर नेट फोर्स क्या है, 0 है या नॉन जीरो? जीरो है। क्यों 0 है? तो मेन पोजीशन पर, मेन पोजीशन कहां से पता लगी? नेचुरल लेंथ। क्या हमेशा नेचुरल लेंथ में मेन पोजीशन होगी? सर इस मुद्दे पर देखेंगे हम, पहले यहां पर देखेंगे कौन कौन से फोर्स यहां उपस्थित हैं फिलहाल इस ब्लॉक पर। नीचे, ऊपर, नॉर्मल। तो ग्रेविटी और नॉर्मल यहाँ इसको कैंसिल आउट, इसीलिए ग्रेविटी का नॉर्मल का यहाँ इस ऑसिलेशन में कोई रोल नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल में बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में कौन फोर्स लगा रहा है? स्प्रिंग। और स्प्रिंग अभी फिलहाल किस अवस्था में है? और नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग का फोर्स भी क्या होता है? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि फिलहाल स्प्रिंग का फोर्स 0, इसीलिए मैं लिख सकता हूँ नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 है तो यही क्या बन जाएगी?
Yes, sir. और फिलहाल ये ब्लॉक रेस्ट पर है, इसके कारण यहाँ अभी कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा है। फिर हम गए और हमने यहाँ पर क्या किया, इस नेचुरल लेंथ से इस ब्लॉक को कंप्रेस किया। फिर मैंने पूछा कि क्या है फोर्सेस के बारे में बातचीत, तो आप कहेंगे mg अभी भी नॉर्मल से बैलेंस्ड है, और यहाँ पर स्प्रिंग थोड़ी सी हमने शिफ्ट कर दी है, तो यहाँ इस एफ नेट के नाम पर कौन अवेलेबल है, स्प्रिंग का फोर्स अवेलेबल है, जिसको कैसे लिखते हैं -6, और न्यूटन सेकंड लॉ से एफ नेट को क्या लिखते हैं, ma बराबर -kx, a बराबर -k/mx, और यही k/m क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा बराबर √k/m, और टाइम पीरियड t बराबर 2π/ओमेगा, तो हो जाएगा फॉर्मूला 2π√m/k। पहले बताइए ये बात समझ आई? Yes, sir. अब इस बात से हम क्या क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो ज्ञान ये प्राप्त करना है, ध्यान से सुनना, कि स्प्रिंग पेंडुलम, यानी जब एक स्प्रिंग के साथ ब्लॉक को बांधकर उसे ऑसिलेट करा दिया जाता है, उसका टाइम पीरियड जो निकल कर आता है वो सिंपल बातों पर डिपेंड करता है, एक तो उसका मास और एक दूसरा के। इन दो से कोई तीसरी चीज नहीं, सिर्फ दो, मास और के। यानी अगर इस स्प्रिंग पेंडुलम को मैं पूरी दुनिया में कहीं भी, या दुनिया छोड़ो दूसरे स्पेस में कहीं पर भी अगर मैं ऑसिलेट कराता हूं, मास को और स्प्रिंग को सेम रखते हुए, तो हर जगह इसका टाइम पीरियड क्या आएगा, सेम 2π/m। सवाल होता है, पूछते हैं कि एक स्प्रिंग पेंडुलम है, इस स्प्रिंग पेंडुलम को छत से लटकाकर आपने यहाँ पर लटका दिया, मास m ही है, स्प्रिंग कांस्टेंट k ही, और इसको ऑसिलेट कराया, तो इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ऐसा लिखा। सेम सर्किट को उठा के मून पे ले गए, पूछा कि मून पे ले जाने से टाइम पीरियड बदल जाएगा क्या, बात नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी का इस फॉर्मूले में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, m है और k है, के ये मतलब स्प्रिंग की प्रॉपर्टी, और यहाँ से मून जाने पे स्प्रिंग में कोई चेंज नहीं है, यहाँ से मून जाने पे मास में भी कोई चेंज नहीं, मास में कोई चेंज, वेट बदल जाता है, जी बदल जाता है, एम कभी नहीं बदलती, इसीलिए टाइम पीरियड सेम है। सही बात। तो आप कहेंगे सर ये वर्टिकल में जब आपने इसे अभी लटका कर आप ऑसिलेट कराने की बात कर रहे हो, वर्टिकल में तो यहाँ पर mg का असर होना चाहिए, ये बात अपन यहाँ पर समझ लेते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर ये बात समझ आ गई है ना बेटा कि ये हॉरिजॉन्टल में जो हमने सिस्टम दिखाया है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये पाया, ठीक है। अभी हम आगे बात बढ़ाते हैं। हमने कहा कि देखो एक स्प्रिंग है, मैं इसको अब फिलहाल वर्टिकल लटका रहा हूं, वर्टिकल इधर देख ले भाई यार, वर्टिकल लटका रहा हूं और अभी तक मैंने कोई ब्लॉक नहीं लटकाया, तो स्प्रिंग जिस अवस्था में होगी उसे क्या कहेंगे, अब हमने क्या किया, इस नेचुरल लेंथ वाली अवस्था में इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्ट करा दिया, और ब्लॉक कनेक्ट करा के हमने इसे फ्री नहीं छोड़ा, इसे स्लोली हम नीचे ला रहे हैं, कुछ ऐसा। ब्लॉक किधर रहेगा, नीचे, ब्लॉक की वेलोसिटी 0, ब्लॉक किधर आएगा, नीचे, ब्लॉक की वेलोसिटी 0, ब्लॉक किधर आएगा, नीचे, मेरे हाथ को स्लो 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 जब मैं नीचे लाऊंगा ब्लॉक नीचे तक आएगा। यस सर, एक पॉइंट आया, एक पॉइंट आया जहां तक इसमें इलोंगेशन हो चुका है x0, और इस पर ऊपर का फोर्स F स्प्रिंग और नीचे का फोर्स mg, और यहाँ पर F स्प्रिंग बराबर mg हो चुका है, और F स्प्रिंग को क्या लिखूंगा कि x0 बराबर mg और x0 बराबर mg/k आ गया है। अब मैं अगर अपने हाथ को इससे और नीचे लाऊं, ब्लॉक नीचे आएगा नहीं है, ब्लॉक नहीं रुक जाएगा, यस सर। यानी यहां से यहां जब हम इसको स्लोली लेके आए तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हुआ, x0 की वैल्यू mg/k, ये ऑसिलेट करेगा नहीं करेगा, कहां तक नीचे आएगा, इक्विलिब्रियम तक, यस सर, जहां F नेट क्या पाया गया, 0। मीन पोजीशन की बात जब करेंगे जब ऑसिलेशन होगा,
अभी ऑसिलेशन हो रही है, अभी कहते हैं इसको इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन में थोड़ा अंतर होता है। मैं जानता हूं कि इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन कहां आती है, इक्विलिब्रियम पर, और इक्विल मीन पोजीशन की बात तब करते जब ऐसा चलो। राइट नाउ देयर इज नो ऑसिलेशन, सिंपल। ये यहाँ था और हम इसे स्लो 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 यहाँ लाए हैं, और ये यहाँ अगर सेटल हो गया है, रुक गया है, कुछ कहीं नहीं जाएगा। मैं हाथ हटा भी लूंगा तब भी अब ये ऊपर ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, चुपचाप रुका रहेगा। यानी इस कंडीशन में कोई ऑसिलेशन नहीं है। हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि काफी बार सवाल पूछा जाता है कि when a block is attached to a spring and slowly we bring that block in downward direction, then what will be the elongation in the spring? तो आंसर क्या आएगा? mg/k। और अगर यही चीज है, यही परिस्थिति कुछ ऐसी होती, यही परिस्थिति कुछ ऐसी होती कि ये स्प्रिंग और अभी कुछ भी नहीं जोड़ा तो क्या है? और ये स्प्रिंग, इस स्प्रिंग से एम मास जोड़कर यहां से इसे छोड़ देते हैं। तो यहां से जैसे एम मास जोड़कर छोड़ दिया, फिलहाल इसकी वेलोसिटी 0। अब ये इस ग्रेविटी के कारण किधर आएगा? नीचे यहां तक आएगा। और जब ये यहाँ आया तो यहाँ तक इसने कितना इलॉन्गेशन पाया? ऊपर क्या फोर्स लगा? नीचे क्या लगा? और यहाँ पर एफ स्प्रिंग बराबर mg है, तो x नॉट की वैल्यू क्या हो गई? mg/k। पर यहाँ से हमने जब इसे छोड़ा तो ये किधर अट्रैक्ट हुआ? नीचे, इक्विलिब्रियम की तरफ। और इक्विलिब्रियम को यहाँ पर मैं क्या कह दूंगा? मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम, क्योंकि इसे मैं स्लो नहीं लाया, मैंने इसे वहां से छोड़ दिया। और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाने के कारण अब ये इसके जैसे यहाँ रुकेगा नहीं, ये यहाँ से और नीचे की ओर आएगा, और ये यहाँ से छोड़ने पर यूं चलेगा। ये मीन पोजीशन, ये यूं चलेगा। यस सर। यानी क्या यहाँ ऑसिलेशन हो रहा है? यस सर। क्या मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम पाई गई? यस सर। मीन पोजीशन पर ये नहीं रुका, इसमें इस स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन कितना आएगा? 2x। यस सर। यस सर। ये उसके जैसे नहीं है कि यहाँ से चला इक्विलिब्रियम पर रुक गया, x नॉट एलोंगेशन आ गया, खत्म नहीं। यहाँ मीन नेचुरल लेंथ से नीचे कौन आया? मीन पोजीशन। क्यों मीन पोजीशन यहां से नीचे शिफ्ट हुई? क्यों नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन सेम जगह पे नहीं रह पाई यहाँ? क्योंकि यहाँ ग्रेविटी है। यस। मीन नेचुरल लेंथ पर जैसे ही हमने ब्लॉक जोड़ा था, ब्लॉक की ग्रेविटी से कहां खींच लाई? नीचे। और नीचे लाकर यहाँ स्प्रिंग का फोर्स और mg क्या हो गए? बैलेंस। जहां फोर्स बैलेंस होंगे वहां क्या मिलेगी? मीन पोजीशन। और इस नई मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा? ये ऑसिलेट करेगा। और पूछा जाता है कि इसकी नेचुरल लेंथ से इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा? 2x नॉट। तो यहां से लिखा जा सकता है x मैक्स बराबर 2x नॉट बराबर 2mg/k। और बात अगर टाइम पीरियड किया जाए तो टाइम पीरियड अभी भी सेम रहेगा, 2π/m/k ही रहेगा। अगर सोचो कि इसे ऐसे प्लैनेट पर ले जाओ जहां ग्रेविटी ज्यादा हो, अर्थ के कंपैरिजन में 2 गुनी ग्रेविटी हो, तो बेटा नेचुरल लेंथ से नीचे क्या आती है? मीन पोजीशन। और ऐसे प्लैनेट पर लेके जहां ग्रेविटी दुगनी है तो मीन पोजीशन थोड़ी और नीचे शिफ्ट हो जाएगी और टाइम पीरियड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ग्रेविटी के कारण क्या बदल रही है? मीन पोजीशन की शिफ्टिंग, यानी x नॉट बदल रहा है, टाइम पीरियड नहीं बदल रहा है। टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। आई बात समझ? मेरा अल्टीमेट इसको और इसको दोनों को बनाने का मुद्दा ये था कि आपको समझ में आए कि कब x नॉट मैक्सिमम एलोंगेशन होगा और कब 2x नॉट मैक्सिमम एलोंगेशन होगा। x नॉट कब होगा? जब हम इसे और जब हम इसे यहाँ से छोड़ देते हैं तो यूं धड़ाम से नीचे गिरेगा और बीच में मीन पोजीशन के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा। बोल शिवम, इसको और बेहतर समझते हैं कि मान लिया जाए ये यहाँ पर इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन है,
स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ पर है और अब इससे अगर एक ब्लॉक लटका दिया जाए तो जब ये यहाँ इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन तक आएगा तो स्ट्रेच होगा कि नहीं? अब ये मीन पोजीशन कहाँ आएगी? इसके लिए क्या करोगे? स्प्रिंग क्या फोर्स लगाती है? एफएसपी, और नीचे क्या लगेगा? एफएसपी को क्या लिखेंगे? kx0 बराबर हमें क्या जानना है? इलोंगेशन x0, तो क्या हो जाएगा? mg sin थीटा बाय k, यानी मीन पोजीशन की स्थिति पता लग जाएगी। पर बात अगर टाइम पीरियड की हो तो टाइम पीरियड अभी भी सेम रहेगा, 2 पाई अंडर रूट m बाय k ही रहेगा। समझ आई बात? यस सर। चलिए अगर आप बिल्कुल नेचुरल लेंथ से, अगर इसे नेचुरल लेंथ से छोड़ रहे हो तो ये क्या बनेगा? एक्सट्रीम। यस सर। ये क्या बनेगा? मीन पोजीशन। तो x0 क्या बन जाएगा? एम्पलीट्यूड। भाई कहना चाह रहा है कि अगर मैं इसको यहां से ऊपर कंप्रेस करके यहां जीरो वेलोसिटी से छोड़ूं तो जीरो वेलोसिटी से छोड़ा गया पॉइंट क्या बनेगा? एक्सट्रीम। मीन पोजीशन यहां आएगी तो ये इतना बड़ा क्या बन जाएगा? तो ऑलवेज ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जहां से आप उसे रिलीज कर रहे हो, जहां वेलोसिटी जीरो है वही बनेगा एक्सट्रीम, जहां फोर्स जीरो है वो बनेगा इक्विलिब्रियम, और एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम कहलाता है एम्पलीट्यूड। यस सर। थैंक यू सर। तुम जो उठते नहीं अरे सुबह नहीं भाई, पीछे बैठ कर आएंगे। तो उन्हीं के पास इनके पास बैठना है। अभी आएंगे भाई, बस वहां कोई करा दिया क्या मतलब? अरे सुबह मान गया मैं आप करते हो मेरी जान, मेरी टूटी बाय मेरी जान है। लगे रहना ये वाली करते तेरी जान है तू सुधा चाकू लेके घूमता है मार्केट, इसकी चाकू इस साइड से मरे नहीं, मरे फिटनेस जरूर मर जाएंगे लेकिन अरे क्लास लेकर भूल जाता है ऐसी बात है। कितना भी इसको कर लेगा डालेगा और भी कोई क्या ये वो ही मॉल में कर लेगा डाले अपने अबे मैं तो पकड़ लेता अबे ये स्टेज अरे भाई ये अभी किसने बताया कौन से लीटर में अभी दिन भर ट्रेनिंग हो जाए ये तो दिन एक घंटे इसकी क्लास छोटू सारा दिन गद्दार है।
क्या कर दिया गद्दार है, अच्छा नहीं चलता है। पैसा लिया मेरे से, काम करना नहीं दिया। पैसा कब दिया थे? पैसा ले लेता है, पैसा देता है, घर जा रहे, घर के आने के बाद इसका पैसा दे दिया साला ये वो काम करके अच्छा कैसे दिखता है क्या बड़ा बड़ा बॉल थोड़ा और ये क्या बोल दिया आया कुछ सब क्या बोला है क्या बोला हाँ क्या बोला नीचे आ जाओ बोला कुर्सी पे आ जा कुर्सी पे खड़ा छोटो तू गद्दा आगे साला अरे उसको मत जाने देना पहले आ गए अरे ठीक है सर की अपनी रास्ते राजा कर की चला जाऊं है भाई काम कर ले साला गद्दा है तू साला छोड़ यार तू साला पैसा लेकर पीछे क्या कर भाग रहा है साला भागर चौक आज हम घर जा रहे हो तो कुछ बोलना नहीं है मोबाइल ले लो मोबाइल ले तो हम वाले भाग जा ले मोबाइल ले ऐसा पकड़ के चश्मा तोड़ दिया अभी आप ही पैसा रुको ऐसा दे बोल रहा है हमारे कभी तो मिलते हैं अबे उसको एक स्लैब से तो भाई स्लैब से तो सारा जाएगा हम चला जाऊंगा नहीं फोटो सारा जाएगा अरे एक्चुअली अरे मस्ती जाती तो वो ये मस्ती नहीं चलेगा बेटा मस्ती है अरे बोला तुमसे तो मेरा वीडियो भी नहीं लास्ट वाली भी करेगा लास्ट वाली करेगा ये आ गया तो आस्ती का दरा आस्ती आगे आस्ती वाले कहना ठीक है सबसे उधर भाई भाई तुझे दिया प्लेट खाना ले क्या और कहाँ चल दिया यार हूँ नहीं है फोटो जेब में प्लेट अरे यार ये पता नहीं कैसे सुबह आया कभी आए कभी कभी अच्छा जा रहा हूँ पैसा लेके लगे तो रात को दीजिए ना पैसा दीजिए हमको एक मोस्ट लाइक पाकिस्तान का लड़की के साथ हम शादी करेंगे तो दिक्कत रिकॉर्डिंग हो रहा आपका भाई अच्छा अच्छा मेथड इंडिया को राज्य पे
मैं तो कहता हूँ ना बदला जल्दी करो यार लेकिन लगा दिया धोनी ने क्या था क्या